गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। तो क्या होता है ये, चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले गवर्नमेंट बजट से आप क्या समझते हैं? गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्टेड रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। देखिए, गवर्नमेंट बजट एक गवर्नमेंट का मतलब फाइनेंशियल ईयर का वो प्लान होता है जिसमें वह यह देखती है कि उसकी कितनी एक्सेप्टेड इनकम है, ऑल सोर्स ऑफ द इनकम, टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके, कि कितनी गवर्नमेंट को इनकम होगी और कितना उसे एक्सपेंडिचर करना है। ठीक है, तो इस सब का जो ब्यौरा है वो गवर्नमेंट बजट में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट क्या होते हैं। देखिए, बैलेंस्ड बजट इज दैट बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बैलेंस्ड बजट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर दोनों बराबर होते हैं। मतलब जितना गवर्नमेंट की इनकम हुई है उतना ही गवर्नमेंट ने उसको एक्सपेंडिचर किया है, उतना ही उसने खर्चा किया है। ठीक है, तो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं कि जब गवर्नमेंट बैलेंस्ड बजट को लेकर चलती है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स के देख लेते हैं उसकी। द गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। कोई भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं करती। कैसे नहीं करती? देखिए, जब गवर्नमेंट को पता है कि मेरी इनकम 100 करोड़ है और 100 करोड़ का ही उसको एक्सपेंडिचर करना है, तो गवर्नमेंट उन प्लान्स को जो है प्रायोरिटी देगी जो बेस्ट रिटर्न्स देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट को अब चुनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कहीं भी पैसा लगा दे, नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ उन गिने चुने प्रोग्राम्स को ही इम्प्लीमेंट करेगी जिनसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, जिनसे ज़्यादा वेलफेयर होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा इकोनॉमी को। ठीक है, ए बैलेंस्ड बजट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट सिग्नल फिजिकल डिसिप्लिन इन द इकोनॉमी। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी क्योंकि जितनी हमारी इनकम है हम उतना ही खर्चा कर रहे हैं। तो ना तो हमने किसी से बोरो किया, ना डेफिशिएंट फाइनेंसिंग की, कोई कर्जा है नहीं, इकोनॉमी के ऊपर कोई बर्डन है नहीं, तो फाइनेंशियल जो है वो स्टेबल रहती है इकोनॉमी। However, during the general depression of 1930s, the policy of balanced budget was criticized. It was then that of the following shortcomings. देखिए, 1930s जो कि वर्ल्ड डिप्रेशन आया था, ठीक है, उससे पहले बैलेंस्ड बजट को अच्छा माना जाता था, लेकिन उसके बाद जब वो डिप्रेशन आया तो उसके बाद बैलेंस्ड बजट जो था वो इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने में बिल्कुल ही फेल हो गया था, तो उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था। तो क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं बैलेंस्ड बजट की, वो देख लेते हैं। बैलेंस्ड बजट डज नॉट ऑफर एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, बैलेंस्ड बजट जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पाता अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, और ख़ासकर जब वो अनएम्प्लॉयमेंट लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से। ठीक है, मतलब कि इकोनॉमी में आपकी डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई जो है वो भी नहीं करेंगे सप्लायर, और जब सप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब प्रोडक्शन भी नहीं कर रहे, प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, इट हैपन्स मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ ड्यूरिंग 1930s। तो 1930s में ऐसा ही होता, जब वर्ल्ड डिप्रेशन आया था, एग्रीगेट डिमांड बिल्कुल ज़्यादा गिर चुकी थी और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत ही निचले स्तर पर जा चुका था। बैलेंस्ड बजट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। देखिए, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बैलेंस बजट जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्री में आप देखिए कंजप्शन लो, सेविंग लो, इनकम लो, एम्प्लॉयमेंट लो, तो सब कुछ लो में चला हुआ है। ठीक है, प्राइजेस भी लो, तो उस टाइम में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो मस्ट नेसेसरी होता है, मस्ट नीड होता है उसमें, जब क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे थोड़ी सी इनकम जनरेट होगी और वही इनकम से लोग आगे डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेंगी तो प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे और उससे फर्दर जो है इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लायर वगैरह वर्क करेगा और इनकम जो है ट्रैक पर आ जाएगी। और इसके लिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो भी ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, बड़ी मात्रा में गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट,
अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि डज बैलेंस्ड बजट लीव एग्रीगेट डिमांड अनइफेक्टेड इन द इकोनॉमी, कि अगर हम बैलेंस्ड बजट लेते हैं भी जितना गवर्नमेंट की इनकम है उतना ही गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, तो क्या एग्रीगेट डिमांड पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन बना रहता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप बैलेंस्ड बजट लेके चल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है, तो एग्रीगेट डिमांड पर आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना था कि बैलेंस्ड जब बजट आप लेके चलते हो तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो अनइफेक्टेड रहेगी। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल ही रहेगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल के थ्रू इसको समझेंगे। सपोज़ आपकी इनकम जो है मतलब कि अभी 100 रुपये है, ठीक है, टैक्सेस नहीं लगाए एक बार गवर्नमेंट ने, और आप उस 100 रुपये से जो है वो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, अपना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, और बाद में गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो ऐसा तो नहीं है कि जो सामान आप पहले खरीद रहे थे उसको आप बिल्कुल ही लेना बंद कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा कम मात्रा में लोगे, उसे उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे, लेकिन बिल्कुल ही कम नहीं करोगे। गवर्नमेंट ने अगर 100 रुपये का टैक्स लगा दिया तो क्या कुछ भी नहीं लोगे, चाहे इनकम हो चाहे ना हो, कुछ ना कुछ कंजप्शन तो आप फिर भी करते ही होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से जो कंजप्शन है वो उतना कम नहीं होगा जितना कि टैक्स लगाया है। ठीक है, हम सामान को कम लेंगे लेकिन हम बिल्कुल ही डिमांड बंद नहीं कर देंगे उस चीज़ की। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए सपोज़ करते हैं कि गवर्नमेंट ने 100 रुपये का टैक्स लगाया, ठीक है, और वही इनकम है। ठीक है, टैक्सेस को ही हम सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट 100 रुपये का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, वही उसकी इनकम है और उतना ही उसने एक्सपेंडिचर कर दिया। ठीक है, अब 100 रुपये के एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट ने 100 रुपया एक्सपेंडिचर किया है, तो उससे एग्रीगेट डिमांड भी 100 रुपये बढ़ गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, लोगों को काम मिला, लोगों की को उससे मतलब कि इनकम हुई, और उसी इनकम की लोगों ने जाके मार्केट में डिमांड की। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो उससे जो गवर्नमेंट 100 रुपये का टैक्स लगा रही है उससे जो एग्रीगेट डिमांड है वो 100 रुपये से डिक्रीज़ नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, देखिए अगर हम एमपीसी को लेकर चलते हैं, एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम का कितना पोर्शन जो है लोग कंजप्शन के ऊपर स्पेंड करते हैं, उसको हम 0.5 लेके चलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ बाय 100 रिड्यूस कंजप्शन बाय 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 करोड़। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने 100 का टैक्स लगाया तो अब हमारा कंजप्शन जो है सिर्फ 50 रुपये कम हुआ है, 50 रुपये कम हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको सभी को समअप करते हैं तो हमारे पास नेट इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड क्या बचेगा। देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 100 रुपये के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से 100 रुपये की एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और 100 रुपये के टैक्सेस से कंजप्शन जो है वो कम हुआ 50 रुपये से। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 50 रुपये से कम हुई, तो हमारे पास नेट जो आउटकम बचा है वो है 50 रुपये। तो अगर हम बैलेंस्ड बजट को भी लेकर चलते हैं तब भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ेगी, और ये कब बढ़ेगी ये भी आप देख लेते हैं। The balanced budget is accepted to increase aggregate demand. According to balanced budget is good policy instrument to increase aggregate demand when economy is close to achieving full employment. ये आपका तभी आपका हेल्पफुल होगा जब आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास पहुंचने वाली होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट के पास पहुंचने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट या ग्रोथ के ट्रैक पर आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है। आपकी इकोनॉमी में जो है इन्वेस्टमेंट भी है, सेविंग भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है ठीक ठाक, और अच्छा खासा प्रोडक्शन भी हो रहा है, और आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, अपनी फुल कैपेसिटी के पास जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप बैलेंस बजट को अडॉप्ट करते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन डिप्रेशन में जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, डिप्रेशन में वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं हम अनबैलेंस्ड बजट। देखिए अनबैलेंस्ड बजट वो होता है जिसमें कि गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इक्वल नहीं होता, मतलब कि गवर्नमेंट ने जितना कमाया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने खर्चा नहीं किया। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो सरप्लस बजट भी हो सकता है, वो डेफिशिएंट बजट भी हो सकता है। तो डेफिशिएंट बजट, सरप्लस बजट देखते हैं पहले क्या होता है। दिस इज़ द बजट इन विच गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने खर्चा कम किया है। ठीक है, इसकी भी मेरिट्स और डीमेरिट्स को देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट खर्चा कम करती है और कुछ सरप्लस अपने पास रखती है। ठीक है, सरप्लस बजट
इज़ डिज़ायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज़ बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखिए इन्फ्लेशन जब आपकी इकोनॉमी में महंगाई ज़्यादा है, प्राइस लेवल हाई है, ठीक है, तो उस टाइम अगर आपके पास सरप्लस बजट को आप मतलब कि अचीव करते हो तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। कैसे? देखिए इन्फ्लेशन कब होगी? जब अगर वो इन्फ्लेशन एग्रीगेट डिमांड के कारण हुई है, मतलब कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, तो एग्रीगेट डिमांड होगी और सप्लाई नहीं होगी उसके बराबर की, तो प्राइजेज़ जो हैं वो हाई होंगे। तो उस टाइम पे अगर आपके पास सरप्लस बजट है, सरप्लस बजट का मतलब कि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। देखिए अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो इससे लोगों की इनकम जो है वो भी कम होगी, और लोगों की इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी। तो जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, सरप्लस बजट की पॉलिसी को अडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन में, तो वो जो है फ़ायदेमंद साबित होगी। एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से कम किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट जो है अपने रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ा दे, यानी कि टैक्सेस इंक्रीज़ कर दे, या अदर फाइन्स एंड फीस वगैरह बढ़ा दे, सब्सिडीज़ को कम कर दे, ठीक है, या फिर फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर अपना खर्चा कम कर दे, ठीक है, एक्सपेंडिचर के जो प्लान्स प्रोग्राम्स हैं उनको कम कर दे। डीमेरिट्स क्या हैं इसकी? एज सरप्लस बजट टेंड टू लोअर दी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। देखिए डिप्रेशन में सरप्लस बजट जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन में ऑलरेडी सेविंग लो, इन्वेस्टमेंट लो, इनकम लो, एम्प्लॉयमेंट लो, एग्रीगेट डिमांड लो, सब कुछ तो पहले ही लो है। अगर उसमें भी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, एग्रीगेट डिमांड को नहीं बढ़ाएगी, तो इकोनॉमी जो है वो कभी भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो द इकोनॉमी में भी ड्राइवन इनटू दी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जिसमें सारी चीज़ें ही लो होती हैं, लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, लो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एक्सेट्राज। अब बात करते हैं डेफिशिएंट बजट की। डेफिशिएंट बजट क्या होता है? दिस इज़ द बजट इन विच द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर दैन द गवर्नमेंट रिसिप्ट, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है और गवर्नमेंट की इनकम कम है। मतलब कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपये कमा रही है तो गवर्नमेंट मतलब 150 या 200 का एक्सपेंडिचर खर्चा कर रही है, ठीक है, तो उसको डेफिशिएंट बजट कहते हैं। केन्ज एंड अदर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट स्ट्रेस सिग्निफिकेंस ऑफ द डेफिशिएंट बजट। देखिए केन्ज और जो उसके बाद के इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने डेफिशिएंट बजट को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन इससे पहले क्लासिकल में जैसे कि एडम स्मिथ, वो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को अच्छा नहीं मानते थे, डेफिशिएंट बजट को अच्छा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे इकोनॉमी को नुकसान होगा। लेकिन 1930s का जो डिप्रेशन आया था उसके बाद से जो है ये थिंकिंग काफ़ी चेंज हुई है। तो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? देखिए केन्ज रिकमेंडेड डेफिशिएंट फाइनेंसिंग एज ए की इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द स्टेट ऑफ डिप्रेशन। अकॉर्डिंग टू हिम डिप्रेशन इज दैट फेज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो ओविंग टू द लो लेवल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। डिप्रेशन में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड भी लो होती है। जब मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं करेगा, ठीक है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं है, तो जो सप्लायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं है तो उसकी सप्लाई भी नहीं होगी। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाता है कि गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट में एक्सपेंडिचर करे, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो फिर इनकम जो है वो भी मल्टीपल टाइम बढ़ेगी मल्टीप्लायर के कारण, ठीक है। डेफिशिएंट बजट राइज द एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज, डायरेक्टली बाय द वे ऑफ हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक तो गवर्नमेंट सीधा इन्वेस्टमेंट करे हैवी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है उनमें इन्वेस्ट करे, जिससे लोगों को काम मिले और अदर इंडस्ट्रीज़ भी इसके साथ डेवलप होगी, ठीक है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करे, ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। या फिर इनडायरेक्टली बाय इंड्यूसिंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, या फिर इनडायरेक्टली जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाए, उन्हें अदर इंसेंटिव्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाए, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में। और डेफिशिएंट बजट के लिए गवर्नमेंट को देखिए इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा कर रही है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से बोरो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो अब इसकी डीमेरिट्स को की भी बात कर लेते हैं हम। डेफिशिएंट बजट इज़ नॉट डिज़ायरेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के पीरियड में डेफिशिएंट बजट जो है वो आपका अच्छा नहीं माना जाता। इन्फ्लेशन से मेरा मतलब जैसे कि प्राइजेज़ पहले ही हाई हैं, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है, सप्लाई आपकी बढ़ नहीं रही, और ऊपर से अगर गवर्नमेंट कम रही है और ख़र्चा ज़्यादा कर रही है, ठीक है, खर्चा कर रही है तो एग्रीगेट डिमांड और बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड तो पहले ही हाई है जिसकी वजह से प्राइस हाई हैं, अगर ऊपर से और एक्सपेंडिचर हुआ तो और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस और ज़्यादा हाई होंगे, ठीक है। तो ऐसे में ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद सिद्ध नहीं होती, ठीक है। इट इज़ ए पीरियड व्हेन दी एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस टू द एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। डेफिशिएंट बजट इज सच सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट इंक्रीज वुड फर्दर इंक्रीज द गल्फ बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। देखिए यहाँ बात हो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आपकी इकोनॉमी में अचीव हो चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से मेरा मतलब है कि अब एग्रीगेट सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ा सकती, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी का आप फुली यूज़ कर चुके हो, ठीक है, और उसके ऊपर जो है एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, तो उसके लिए एग्रीगेट डिमांड को ही कम करना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर पहुंच चुके हो, आपके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है जिससे कि आप बढ़ा सको एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है। तो इससे बेस्ट मेजर यही होगा कि एग्रीगेट डिमांड को कम किया जाए, डेफिशिएंट बजट जो है उसमें हेल्पफुल नहीं होगा, उसके लिए सरप्लस बजट या सरप्लस बजट को आप अडोप्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट रह गया, हाँ, इन्फ्लेशनरी गैप वुड राइज एंड वेज प्राइस स्पिरल, ठीक है। वेज प्राइस स्पिरल से मेरा मतलब क्या है, अगर प्राइजेज़ हाई हो रहे हैं तो मतलब कि उसी सेम गुड्स एंड सर्विसेज उसी अमाउंट के लिए आपको अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जो चीज़ पहले 10 रुपये की मिलती थी अभी वो 15 या 20 रुपये की मिल रही है, तो वर्कर्स क्या करेंगे, वो हाई वेज की डिमांड करेंगे। तो जब हाई वेज की वो डिमांड करेंगे क्योंकि प्राइस लेवल हाई है, हाई प्राइस लेवल की वजह से वो हाई वेज की डिमांड करेंगे। हाई वेज से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो फर्दर प्राइस जो हैं वो और इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो ऐसे में वेजेस भी इंक्रीज़ होती जाएंगे और प्राइस भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिशिएंट बजट जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। अब इसको हम लास्ट में देख लेते हैं, अगर हमको शॉर्ट में बताना पड़ेगा तो हम कैसे बताएंगे। बैलेंस्ड बजट, इट राइजेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी थ्रू मॉडरेटली, इट इज़ रिकमेंडेड व्हेन द इकोनॉमी इज़ क्लोज टू अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस्ड बजट तब आपका फ़ायदेमंद सिद्ध होता है जब आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने के पास हो। सरप्लस बजट, इट इज़ रिकमेंडेड व्हेन देयर इज़ इन्फ्लेशनरी गैप एंड एग्रीगेट डिमांड नीड टू रिड्यूस। जब आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो चुका हो, मतलब आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो और एग्रीगेट डिमांड बहुत हाई हो, एग्रीगेट सप्लाई कम हो, तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए आपको सरप्लस बजट जो है वो अडोप्ट करना चाहिए। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, इट इज़ रिकमेंडेड व्हेन देयर इज़ ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू इंक्रीज़। डेफिशिएंट बजट तब फ़ायदेमंद होता है जब आप डिप्रेशन की स्टेट में हो, आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन में हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम हो, कंजप्शन कम हो, सेविंग कम हो, इन्वेस्टमेंट कम हो, तो ऐसे में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जो है वो फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तो ये था आपका बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। इसकी अगली वीडियो में हम करेंगे बजटरी डेफिशिएंट, जिसमें रेवेन्यू डेफिशिएंट, फिजिकल डेफिशिएंट और प्राइमरी डेफिशिएंट को हम स्टडी करेंगे। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।